नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं ट्राई की। ट्राई कौन? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके चलते जो वोडाफोन आइडिया है उसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उसने BSNL को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की, ऐसा क्या हो गया है वोडाफोन आइडिया में। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कल FII और DII आंकड़े की। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कल 6,450 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और जो DII है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने लगभग 9,095 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर बात करें तुम्हारा क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 64 पे बना हुआ है। जो भारतीय रुपया है, रुपया 85 रुपये 59 पैसे में बना हुआ है। सोना है 94,000 पे है। चांदी है वो 96,000 रुपये स्टेबल बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं ट्राई की। ट्राई कौन है ये? ट्राई है तुम्हारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है ना, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब जो जितने भी टेलीकॉम रेगुलेट हुए हैं, वोडाफोन आइडिया है, चाहे BSNL है, चाहे तुम्हारा एयरटेल है, चाहे जियो है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं काय की। वोडाफोन आइडिया ने जो अप्रैल में अपने यूज़र गंवाए हैं ना, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है। कैसे? अगर बात करें टोटल वोडाफोन आइडिया के यूज़रों की, उस जो टोटल वोडाफोन आइडिया के यूज़र थे, वे थे 20,54,00,000। और वोडाफोन आइडिया ने जो यूज़र गंवाए हैं ना अभी अप्रैल महीने में, वो गंवाए हैं 6,04,000। 6,04,000 लोग वोडाफोन आइडिया छोड़ के भाग गए हैं। अभी जो टोटल वोडाफोन आइडिया के पास में तत्काल में यूज़र है ना, वो है तुम्हारा 20,47,00,000। ठीक है, बात करें टोटल भारत में कितने मोबाइल यूज़र है, तो 115,12,00,000 मोबाइल यूज़र हैं अभी वर्तमान में। अगर बात कर लेते हैं कि इनने कौन से आंकड़े को पिछाड़ा है, इससे पहले कौन सा आंकड़ा था, तो साथियों जो तुम्हारा BSNL है ना, BSNL के पास में 10,10,00,000 रुपए का 10,10,00,000 के आसपास में यूज़र थे। उसने लगभग 1.5 करोड़ यूज़र खोए हैं, मोबाइल यूज़र। मतलब उन्होंने अपना सिम या तो पोर्ट करा लिया है या बंद करा दिया। अभी वर्तमान में अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की साथ साथ में इसकी भी, तो इसके पास में 9,09,00,000 यूज़र हैं BSNL के पास, और टोटल 20,47,00,000 यूज़र बचे हैं वोडाफोन आइडिया के पास में। अब बात करें मार्केट लीडर की। मार्केट लीडर के पास में कितने यूज़र हैं साथियों? मार्केट लीडर है जियो। जियो ने, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, 26,47,000, मतलब 26,47,000 नए यूज़र जोड़े हैं। एक जगह पर 6 लाख यूज़र वोडाफोन आइडिया खो रहा है, दूसरी वहीं उसी का सामने कॉम्पिटिटर खड़ा है वो जियो, उसने 26 लाख यूज़र जोड़े हैं, 26,40,000। अगर बात करें ना जियो की टोटल यूज़र की, अगर वर्तमान में कितने यूज़र हो गए हैं, तो जियो के पास में लगभग 47 करोड़ यूज़र हैं जो जियो को मोबाइल यूज़ करते हैं। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन एयरटेल पे। एयरटेल की क्या सिचुएशन है उसके सामने, तो एयरटेल ने भी 1,07,000 नए यूज़र जोड़े हैं, मतलब अपने यूज़रों में ऐड किए। अगर टोटल नंबर ऑफ़ यूज़रों की बात करें ना कि वोडाफोन और के पास में और इसके पास में हमने बात ही कर ली, तो एयरटेल के पास में टोटल नंबर ऑफ़ करोड़ में कितने यूज़र हैं, तो लगभग 39 करोड़ यूज़र जो है ना मोबाइल यूज़र, वो तो हैं एयरटेल के पास में। लगभग 47 करोड़ यूज़र हैं तुम्हारे जियो के पास में। तो अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए ना, तो लगभग पूरी मार्केट का लगभग 85% के आसपास में ये दो ही कंपनियां ले बैठी हैं। अब बात करें तुम्हारा वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अभी जस्ट में कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर उनको ज़रा सी मदद नहीं की गई ना सरकार की तरफ से, तो 2025-26 में उन्हें नहीं लगता है कि वो अपना ऑपरेशन चला पाएंगे। वो हो सकता है कंपनी को सरेंडर कर दें। अब बात कर लेते हैं कि सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे, क्या ये दोनों का इंक्लूशन हो जाएगा, क्या अब जियो और ये ख़त्म हो जाएंगे। देखो साथियों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि AGR जो एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू होता है ना, वो है वोडाफोन आइडिया के पास में 83,400 करोड़ रुपए का। किसका है? टेलीकॉम मिनिस्ट्री का पैसा है। ठीक है, अब ये कैसे है? देखो अभी वर्तमान की अगर बात करें ना, तो अभी 28,000 करोड़ रुपए के आसपास में सरकार को देना था इन्हें, तो ये पैसा नहीं दे पाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो हिस्सा है ना, उस हिस्से को मतलब उनके पैसे को शेयर में कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर को कंपनी शेयर सरकार को दे दी। बात को समझो एक बार और, 28,000 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया कंपनी को सरकार को देने थे। ठीक है, तो ये दे नहीं पाए। सरकार ने इनकी कंपनी के जो शेयर थे ना, उतने पैसे जितने लेने थे उतने शेयर ले लिए। ठीक है, ऐसा समझो तुम। अब बात करें कि यार ये हुआ कैसे, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। या देखो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, इनके जो टोटल ऑफ रेवेन्यू है ना, उसके रेवेन्यू के ऊपर कुछ पैसा होता है जो सरकार को देना होता है। ठीक है,
वो पैसा लगभग अगर बात करें तो 83,400 करोड़ रुपए के आसपास में वोडाफोन आइडिया पे है। और वोडाफोन आइडिया की ऐसी ऐसी हालत नहीं है कि वो दे दे। अगर टोटल वैल्यू की बात करें ना, वोडाफोन आइडिया को आज तुम बेच दो, सपोज करो नील बटे सन्नाटा बेच दो, तो उसकी मार्केट कैप लगभग जो बैलेंस शीट पर दिखा रहा है लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में। और जो उसके पास कर्जा है 2.5 लाख करोड़, एक है 1.5 लाख करोड़ माइनस में। मतलब वो सरकार को कई बार बोल चुका कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, और सरकार इससे ज़्यादा उनके शेयर ले भी नहीं पाएगी, क्योंकि 49.88% सरकार के पास हो चुका है। अगर सरकार ने इससे ज़्यादा लेने की कोशिश करी ना, तो ये कंपनी सरकारी हो जाएगी, क्योंकि भाई किसी भी कंपनी का 51% हिस्सा अगर सरकार के पास में है तो सरकारी कंपनी है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही चाहे सेल हो, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल हो, HAL हो, हेल हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनका लगभग 51% कम जो हिस्सा है वो सरकार के पास में, इसीलिए तो सरकारी है। अब 49.88% वो पूरा कर चुके हैं। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा इस बात को समझे साथियों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 12,197 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया था। उस कर्जे का जो ब्याज हो, मतलब ब्याज लगा 28,294 करोड़ रुपया लगा। मूलधन कितना था? 12,197 करोड़। उस पर ब्याज कितने का लग गया? 28,294 करोड़। और उस ब्याज पे जुर्माना कितने का लगा दिया सरकार ने? 6,012 करोड़ का। और उस जुर्माने के ऊपर जो ब्याज लगा दिया सरकार ने, वो लगा दिया 11,151 करोड़ का। तो इसे मतलब टोटल अगर एक कैलकुलेशन किया जाए ना, लगभग 28,000 करोड़ ये पहले एक बार दे चुके हैं, तो लगभग 83,400 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है। अभी इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, पुनः विचार याचिका। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई ये पैसा दो तुम, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं दे पाएंगे, वैसा वैसा कुछ नहीं चलेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे दिया कि आपको ना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसे दोबारा से कैलकुलेट कर लो। देखो, अगर कोई भी टेलीकॉम मिनिस्ट्री रेगुलेशन लाती है ना, रूल या रेगुलेशन, सपोज करो उसने बोल दिया कि जो तुम्हारा एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू है ना, जो तुम्हारा AGR है ना, उस AGR का 20% हम माफ़ कर दे रहे, तो वो पर्टिकुलर एक के लिए नहीं देंगे, पूरी इंडस्ट्री में आएगा। पूरी इंडस्ट्री में आएगा तो सीधा मतलब ये है कि उतना ही फायदा एयरटेल को मिलेगा, उतना ही फायदा जियो को मिलेगा, और उतना ही फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही इनने अपना पुनः विचार याचिका दाखिल की, तो धीरे से सरका दिया एयरटेल ने भी कि अपनी भी फाइल देख लेना, हो सकता है सुप्रीम माननीय न्यायाधीश के दिमाग में आई जाए, तो बोला हाँ ठीक है, एक काम करो 45,000 करोड़ माफ़, तो अपने भी हो जाएंगे। तो जो एयरटेल में इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना साथियों, वो है मॉडल का। मॉडल मतलब कि एयरटेल के पास में मल्टीपल बिजनेस हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस हैं इनकम के। इसके पास केवल एक है टेलीकॉम का, दूसरा वो भी पर्याप्त नहीं है। कहीं अभी ज़्यादातर जगह पे ये अपनी 5G सेवाओं को लॉन्च नहीं कर सका है। अगर बात करें मेट्रो सिटी की, तो दिल्ली, पटना, गाजियाबाद ऐसी जो सिटी है ना, चेन्नई, बेंगलोर, उनमें छोड़ के बाकी इसकी 5G सेवा लॉन्च ही नहीं हुई है। भाई अगर BSNL की बात करें कि लोग बाग BSNL को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो तर्क है ना, वो यही है कि BSNL के जो 5G लॉन्च ना होना। नहीं तो BSNL के पास में प्लान तो बहुत अच्छे हैं, पर खाली प्लान से ही थोड़ी हो गया यार, सर्विस भी तो होना चाहिए। मैंने खुद वोडाफोन आइडिया को यूज़ किया है, और मैंने क्या पाया है कि जब मैं फ़ोन लगाता था तो वो मुश्किल से उसका जो एंगेज टाइम है, मैं कभी 1 मिनट से ज़्यादा कम देखा नहीं उसको। 1 मिनट तक तो टू 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 करता रहता था। अब वो जब वो यही नहीं बता पा रहा कि वो क्या करना है, तो ऐसे में कौन आज के समय में जो जियो की बात करें, तो जियो का एंगेज टाइम जो है ना, लगभग 5 या 6 सेकंड का है। अभी तो वो कवाली करने लगा है कि इधर से फ्रॉड आ रही, उधर से फ्रॉड आ रही। उस कॉल को अगर बात करें उससे अलग हटे तो पहली बात तो आपको ये मान के चलनी पड़ेगी कि भाई देखो, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को अगर एक ही आदेश आएगा ना, तो सब पे लागू होगा। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की जो पुनः विचार याचिका दाखिल की थी ना उन्होंने, कि एक बार और देख लो, विचार कर लो, हाँ ऐसा लग रहा तुम्हारे हिसाब में कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते तो ये मान लेते कि हाँ चल एक बार देख लेंगे, क्या है रख तो दो। उनने बोला नहीं, तुम उठाओ इसको यहाँ से, पैसे जमा करो 45,000 करोड़। और आदित्य कुमार बिरला आ जाओ, उन्होंने कई बार बोल चुका कि हम बिल्कुल भी किसी कीमत पे वोडाफोन आइडिया को नहीं चला पाएंगे, ये धरिए तुम्हारी धर्मशाला। अब अगर ये बात करें कि जो पैसा है उस पैसे को ये शेयर में कन्वर्ट कर दें कि यार इसे इक्विटी में, कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, तो फिर वो सर 51% से ऊपर हिस्सेदारी पहुँच जाएगी। और अगर 51% से ऊपर हिस्सेदारी सरकार की पहुँची, तो फिर वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी हो जाएगी। तो मतलब अभी सिचुएशन ये बनी हुई
हुई है कि लगभग 85 जो मार्केट 85% मतलब 85-86% जो मार्केट कैप है ना, वो मेजर दो ही कंपनियों के पास में है, एयरटेल और जियो। और इसमें भी अगर प्रीमियम ग्राहकों की बात करें, जो टॉप के प्रीमियम ग्राहक हैं वो तो एयरटेल लिए बैठी है, और वोडाफोन आइडिया के धीरे धीरे यूज़र बेस खोती जा रही है। और इसके बाद भी ये स्थिति है, जबकि अभी जो तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इनका बढ़ गया है। अब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र क्यों बढ़ा है, वो तो देखो क्या है कि भंडारे में सब्जी बट रही थी, इनने भी आगे हाथ कटोरी कर दी तो इसको भी मिल गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो समझो बात को। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एयरटेल ने और जियो ने दोनों ने अपने दाम बढ़ा दिए। जो 700 या 219 का रिचार्ज था वो अब 299 का कर दिया, ठीक है। तो प्रति यूज़र इनके लगभग 80 रुपये बढ़ गए, तो उसको बोले एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो किसके लिए बढ़ा है वो, अगर ये स्पेशल बढ़ाता ना, तो वो नहीं बढ़ाता तो ये जो 20 करोड़ यूज़र दिख रहे हैं ना वोडाफोन आइडिया के, ये भी छोड़ कर भाग जाते। बोला भैया अपन से नहीं हो पाएगा, तुम तुम्हारा संभालो। वो तो तुम्हारे जियो ने टैरिफ बढ़ा दिया, एयरटेल ने टैरिफ बढ़ा दिया, तो संग में ये भी चला गया कि हमने भी टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये समझ लो भंडारे में सब्जी बट रही थी, इसने हाथ आगे कर दिया कि लाओ हमारी कटोरी में भी डाल दो। तो इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इसलिए बढ़ गया। उसके बाद में भी ये स्थिति है कि ये आदित्य कुमार बिरला बोल रहे कि हम अगर हमें फाइनेंशियली मदद नहीं की गई तो हम आने वाले 2025-26 में अपनी कंपनी को सरेंडर कर देंगे, हम नहीं चला पाएंगे। अब जो समझदार निवेशक हैं, समझदार निवेशक कौन है, जो रिटेल निवेशक है उसे मैं समझदार निवेशक मानता हूँ, क्योंकि वो एज द प्राइस को देख के एक्शन लेता है। अरे यार ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। नहीं यार, प्राइस से कुछ नहीं होता। कंपनी लॉन्ग टाइम में फंडामेंटल को रिस्पेक्ट करती है। अगर कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर है ना और उसका प्राइस भागे जा रहा है तो कहीं नहीं वो आएगा नीचे। मैंने अब से लगभग 9 महीने 8 महीने पहली बात है, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है, मैंने बोल दिया था, और मैंने अपने जो मेरे खुद के भी हैं मैंने बोल दिया था कि कंपनी में फंडामेंटली वो दम नहीं है। वो आप 17-18 रुपये के आसपास में निकाल दिया था, कोई मतलब की बात नहीं है, एग्जिट होना ही ज़्यादा बेहतर है। और उसकी बाकायदा फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो भी बना के डाली थी मैंने कि क्यों। अब बात करें कि जैसे अगर ये सिचुएशन रही तो क्या होगा। देखो, ये एक सिम को अगर आप पोर्ट करा रहे हो तो 1 किलो चीनी भी दे रही है। 1 किलो चीनी ले जाओ, सिम को पोर्ट करा लो, 1 महीना रिचार्ज फ्री कर लो। उसके बाद में भी जो अब इसके एवरेज यूज़र हैं ना वो घटते जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है, अभी मैं मार्केट जाता हूँ ना तो मैंने ढेर देखे बैठे हुए, बोले यार 1 किलो चीनी ले लो और 1 महीने का फ्री ले लो और नंबर पोर्ट करा लो वोडाफोन आइडिया में। भाई देखो, वो सब चीज़ वो नहीं होती यार, एक्चुअल में उसकी सर्विस भी डिफाइन होती है कि आप सर्विस किस तरह की दे रहे हो। सर्विस आप दे नहीं पा रहे हो, आपके फ़ोन लग नहीं पा रहे हैं, कॉलिंग है नहीं, नेट कहीं है नहीं, तो कस्टमर को खाली 1 किलो चीनी में थोड़ी लुभा पाओगे आप। अब मेरे एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा था कि यार सोम डिस्टिलरी की, सोम डिस्टिलरी की। सोम डिस्टिलरी में घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सोम डिस्टिलरी के मार्जिन जो गिरे हैं ना, अगर आप बात करोगे पूरे ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर में 12% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी, नेटवर्थ में भी और सेल्स में भी, सब में ग्रोथ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करोगे ना, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जो कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने एक जो एक्साइज ड्यूटी है ना वो बढ़ा दी थी। मतलब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, इसका मतलब सीधा समझ लो, उन्होंने क्या कहा था कि भाई अब कोई मतलब चाहे प्रीमियम क्लास की हो चाहे चीप रेंज की हो, सब पे सेम ड्यूटी लगेगी। तो फिर इसको जो मैनेजमेंट है, सोम डिस्टिलरी का मैनेजमेंट है या और भी जो लीकर बियर्स बनाते हैं, वो कर्नाटका की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जाके इन्होंने उसे चैलेंज किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसको समक्ष लाए। तो उस चीज़ को फिर से उन्होंने जो रेट थी उससे बल्कि और डिस्काउंट पे कर दी। अब वो मतलब अब मई से उनके उसमें दिखेगा, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में वो सामने आएगा। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक वाली बात नहीं है। तुम सोचो यार ये सब क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है भाई। जो हुआ है 1-2 महीने जो टेंशन रही है वो हो गया, सेटल हो गया। अब वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो सामने आ जाएगा। अब बात करें जीडीपी के आंकड़े की, जो अभी कल जीडीपी का आंकड़ा आया है। देखो, अगर आप धीरे धीरे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर देखोगे ना, तो कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो घटता जा रहा है। और जो जितनी एक्सपेक्टेड की उम्मीद की जा रही थी, लगभग 6.5 के आसपास की उम्मीद की थी कि भाई इतने की जीडीपी का अनुमान रहेगा, लेकिन आया है 7.4 का। तो मतलब भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है ना, वो 7-7.5 के आसपास में बढ़ रही है। लेकिन अगर सपोज इसकी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की
जाए कि नॉमिनल कितनी है, तो लगभग 9 दशमलव कुछ की है। अब इसको 2-3 चीज़ों से देख कर कंपेयर किया जाएगा। एक तो ये है कि लोगों का कंजप्शन तो घट रहा है, डिमांड घट रही है, लेकिन इसका एक पैरामीटर ये भी होता है कि इसके साथ साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। अगर पिछले साल की बात करें सेम क्वार्टर की, तो लगभग 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थी, अभी लगभग 9.5 के आसपास में है। लेकिन ऑल ओवर अगर बाजार के कंक्लूजन से देखा जाए तो अच्छी खबर है। अब जान लेते हैं कि बाजार में आने वाले महीने में क्या ऐसे 4 की फैक्टर हैं जहाँ से आगे जा सकता है बाजार। पहला तो जी यूएस का एक डेलीगेशन आ रहा है भारत, उनकी ट्रेड वार्ता हो सकती है। दूसरा, जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है अभी 5 से लेकर 7 तक हो सकता है, 8 तारीख में आरबीआई रेट कट कर दे, रेपो रेट में बदलाव कर दे, इसलिए तुम्हारे बैंकिंग शेयर भागे हैं। तीसरा, जो तुम्हारा एसआईपी का आंकड़ा है वो डिफाइन होगा कि भाई कितना हो रहा है। घबराए नहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि आप ये नहीं सोचे यार अब होगा क्या, अब क्या होगा। बाजार के लिए अच्छी खबर है, ना कि बुरी खबर है। ट्रेड में क्या होता है, दोनों की ट्रेड डील में क्या होता है, और बल्क डील के माध्यम से जो पैसा निकल रहा है या आईपीओ के जरिए से जो पैसा निकल रहा है वो कहीं ना कहीं बाजार को वीकनेस प्रदान कर रहा है। कोविड के केसेस हैं वो बाजार को कहीं ना कहीं डरा रहे हैं, एफआईआई की बिकवाली है वो कहीं ना कहीं बाजार को डरा रही है। ये सब फैक्टर हैं। अब मैं आपसे बताऊं क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं तो घबराए नहीं, अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियों का जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है उसमें पैसा लगाएं, छोड़ दें। और अगर आप एफएनओ करते हैं, इंटरडे करते हैं, तो उसे बंद कर दें। एफएनओ और इंटरडे में आज तक किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि 5% लोग पैसा कमाते हैं, 5% में आप और हम नहीं हैं, इस बात के लिए टेंशन ना लें। दूसरी बात, अगर आपको शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी वो मैं आपको करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लिए जो समझाया वो समझ गए होंगे। बाकी दूर रहें वोडाफोन आइडिया से। अभी वोडाफोन आइडिया फंड भी रेज करने जा रही है। जब 12 रुपये पे था तब भी फंड रेज किया था, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके कुछ पैसा कर लिया था, फिर 6 साढ़े 6 पे आ गया। तो भैया जो समझदार निवेशक है वो तो लेंगे, बाकी अपन तो समझदार निवेशकों में आते नहीं हैं। अपन तो ठीक है जैसा भी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।